नमस्कार दोस्तों, 20 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, इंडिया चाइना कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग सो। देखिए, नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो पे डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया था और यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि भाई इन दोनों जो साइड्स हैं उन्होंने डिसएंगेजमेंट खत्म कर लिया है ईस्टर्न लद्दाख में। और उसके बाद 10th राउंड ऑफ कमांडर कॉप्स टॉक्स भी हुई चाइनीज साइड पे 10 AM सैटरडे की सुबह सुबह। भाई सारे फ्रिक्शन एरियाज से फोर्सेस ने वापस खींच लिया है और उसके बाद इन वापस खींचने के प्रोसेस को ज्वाइंटली वेरीफाई भी कर लिया गया। तो चाइनीज साइड्स ने इंडियन साइड पे आके वेरीफाई कर लिया कि हाँ फोर्सेस पीछे गई, इंडियन साइड ने चाइनीज साइड पे जाके वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई फोर्सेस पीछे गई या नहीं गई। तो ये दोनों चीजें हो गई हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखो तो जो इनिशियल एग्रीमेंट हुआ था, जो मैंने आपको बताया भी था कि एक बार पैंगोंग सो से डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया उसके 48 घंटे के अंदर आगे बातचीत होगी ताकि गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेप्सांग प्लेन्स में जो डिसएंगेजमेंट चल रहा है उसको भी पूरा किया जा सके। अब वैसे अगर आप बात करो तो ये जो पॉइंट्स है ना, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग वाले, यहाँ पहले भी बातचीत हो रही थी, थोड़ा बहुत पुल बैक हुआ था। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17A जो कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग में है, इन पे थोड़ा बहुत चाइनीज फोर्सेस पीछे की तरफ जा रही थी, लेकिन वो पूरा का पूरा प्रोसेस रुक गया क्योंकि एंड ऑफ अगस्त में पैंगोंग सो पे इंगेजमेंट शुरू हो गया। लेकिन फाइनली अब दोनों साइड्स पीछे की तरफ जा रही हैं, कैसा बोला जा रहा है। और चाइना की तरफ से भी एक न्यूज निकल के आ रही है कि फर्स्ट टाइम चाइना ने रिलीज किया है कि 4 पीपल लिबरेशन आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो एक क्लैश में मरे थे इंडियन ट्रूप्स के साथ लद्दाख की गलवान वैली में। तो इन्होंने ये माना है कि चाइना के 4 सोल्जर्स मरे। हमने तो माना था कि हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, चाइना बोल रहा है कि हमारे 4 जवान मरे हैं। ठीक है भाई, एक्चुअली में बहुत सारे सोर्सेज से ये बोलना है कि 45 कैजुअलिटीज है। कैजुअलिटीज मतलब जो लोग मरे हो, जिनको ज्यादातर चोटें लगी है। चोटें कितने लोगों को लगी इसका नंबर चाइना ने रिलीज नहीं किया। चाइना ने बोला 4 लोग मरे हैं। अभी भी जो स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आया है, बहुत सारे सोर्सेस कह रहे हैं कि दिस इज नॉट परफेक्ट स्टेटमेंट। आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा जो अक्साई चीन का इलाका है ये हमारा था, इसके ऊपर चाइना इलीगली कब्जा करके बैठा है। आपको पता है 1950 से पहले ये जो ग्रीन लाइन मैंने यहाँ पे ऐसे सीधी खींची है ना, केवल इतना ही क्लेम करता था चाइना। इस तरफ वाला चाइना बोलता था इंडिया का था। 1962 के वॉर तक यहां तक घुस के बैठ गया चाइना और पूरा कब्जा कर लिया उसने। चाइना जैसी कंट्रीज हमेशा ही एक्सपेंशनिस्ट मोड से काम करती हैं। सामने से दिखाएंगे कि हम आपके दोस्त हैं, पीछे से आपके पीठ में छुरा भोंक देंगी। तो इस तरीके की कंट्रीज के साथ बहुत संभल के और बहुत सोच समझ के काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार की कंट्रीज के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इंडिया को काफी समय लग गया, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को काफी समय लग गया ये चीज सीखने में, और इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। पूरा का पूरा अक्साई चीन चाइना की तरफ चला गया है। आगे आने वाले समय में लगता नहीं है कि कभी भी अक्साई चीन इंडिया की तरफ आने वाला है। बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं देशभक्ति में आके कि हम अक्साई चीन वापस ले लेंगे। प्रैक्टिकली सोचिए, इट इज नॉट पॉसिबल। चाइना जैसी पावर जो कि और अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, उनसे अक्साई चीन कैसे वापस लोगे? अक्साई चीन वापस लेने की कोशिश करना मतलब न्यूक्लियर वॉर करना, सब खत्म करना। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कभी वापस नहीं आने वाला। जनरल स्टडीज पेपर 2 में सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दबा देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप हेल्प कर सकते हो ज्वाइन बटन दबा के, उससे काफी मदद मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो न्यूज है अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 20 फरवरी। ठीक है भाई, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी बना और बाद में वो स्टेट बना। यूनियन टेरिटरी बना अरुणाचल प्रदेश 21 जनवरी 1972 को, 21 ऑफ जनवरी। स्टेट बना अरुणाचल प्रदेश 20th ऑफ फरवरी 1987। और स्टेट बनने के बाद अब आप कह चुके हो कि 35 साल बीत चुके हैं। अगर आप 1987 को आज से कंपेयर करो तो 1987 से 13 साल आगे उस समय पे और 21 साल इधर, तो 34-35 साल। 35th अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे है 20 फरवरी 2021 को। अगर आप अरुणाचल प्रदेश का नाम देखा जाए कहां से आया, तो एंशिएंट हिंदू लिटरेचर में कलिक पुराण में ये नाम मिलता है, और सर्टेन एपिक पोएम्स जैसे कि रामायण और महाभारत में भी अरुणाचल प्रदेश नाम का ये नाम मिलता है। इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी जाना जाता था पहले कॉलोनियल रूल के दौरान, जब ये आसाम का हिस्सा हुआ करता था। अभी के लिए बात की जाए अरुणाचल प्रदेश के कुछ और फैक्टर्स देखें तो इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी ईटानगर। इसकी जो आबादी है वो है 13,82,000, 13,82,000। अगर आप अरुणाचल प्रदेश का एरिया देखो तो एरिया के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश की आबादी कम है।
हमारे बाकी स्टेट्स अगर आप देखोगे, चाहे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स वाले स्टेट देख लीजिए, चाहे सदर्न स्टेट्स देख लीजिए, एरिया के हिसाब से आबादी बहुत ज़्यादा है, बट अरुणाचल प्रदेश में एरिया के हिसाब से आबादी कम है, तो पर एरिया वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी कम पाई जाती है। ठीक है भाई। इसे बोला जाता है द लैंड ऑफ सेवरल ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बहुत सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्राइब्स यहाँ पे मिलती हैं। अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम्स, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स, ये सब अरुणाचल प्रदेश की बहुत यूनिक है। जो अलग अलग ट्राइब्स की वहाँ पे प्रिंसिपल लैंग्वेजेस हैं वो है मिजी, आका, मोनपा, वांचो, तागिन, हिलमीरी, शेडुकपिन आदि, दिकारू मिस्मी, इदू मिस्मी, खामती, मिजू मिश्मी, अपतनी, नोस्ते, तांगसा, निशी। 15 अगस्त 1975 को पहली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली आई अरुणाचल प्रदेश की, और जब पहली बार इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने। अगर आप बात करो इस अरुणाचल प्रदेश के बारे में और, तो भाई इसको 16 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो ईटानगर है वो पपुमपरा डिस्ट्रिक्ट में आती है, और ईटानगर इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ द स्टेट। ईटानगर नाम क्यों दिया गया शहर को? क्योंकि यहाँ पे एक ईटा फोर्ट है जो कि ईंटों से बनवाया गया था, ब्रिक से बनवाया गया था 14वीं शताब्दी में। पहले वो जो स्टेट था आसाम का पार्ट था। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर स्टेट्स आसाम से टूट के ही अलग हुए हैं। ठीक है भाई। अगर आप बाउंड्री देखोगे अरुणाचल प्रदेश की, तो वेस्ट में भूटान के साथ, नॉर्थ में तिब्बतन रीजन के साथ, साउथ ईस्टर्न रीजन में नागालैंड के साथ और म्यांमार के साथ, और साउथ वेस्टर्न में आसाम के साथ। यहाँ पे देख लीजिए, लेफ्ट में आपको, वेस्ट में आपको तवांग दिख रहा है, नॉर्थ में तिब्बत दिख रहा है। अगर आप इस तरफ आएंगे तो म्यांमार दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे नागालैंड और साउथ में आसाम। तो ये है अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नहीं सॉरी, ये शायद मैंने गलत ये दे दिया, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। चलिए कोई बात नहीं, कोर्स तो आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है नासा का परसिवरेंस। यूएई के होप मिशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, और मैंने उस समय बताया था कि 2 और कंट्रीज है यूएई के अलावा जिन्होंने मार्स पे अपने मिशन भेज रखे हैं। एक है चाइना का मिशन, एक है नासा का मिशन। नासा के मिशन का नाम था परसिवरेंस रोवर। परसिवरेंस रोवर नासा का जो मिशन है वो पहुंच चुका है मार्स पे, और मार्स का जो डीप क्रेटर है जिसका नाम है जेजेरो, ठीक है, वहां पे पहुंच चुका है। जेजेरो मार्स के इक्वेटर के पास है। ये जो 6 पहिया का व्हीकल है परसिवरेंस, ये 2 साल अब नासा की सरफेस पे बिताएगा, लोकल रॉक्स को तोड़ेगा और उन रॉक्स के अंदर पास्ट लाइफ को ढूंढेगा। कैसा बोला जाता है, ये जेजेरो नाम का जो क्रेटर है जहां पे ये परसिवरेंस नाम का जो रोवर है वो उतरा है, ठीक है, यहाँ पे एक जाइंट लेक हुआ करती थी बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले। और जहां पे लेक है जो कि पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, तो यहाँ पे बहुत चांसेस है कि हमको जिंदगी के, लाइफ के साक्ष्य मिल सकते हैं। हालांकि ओरिजिनली जहां पे परसिवरेंस को पहुंचाना था उससे लगभग 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट में पहुंचा है आपका ये परसिवरेंस रोवर, बट 2 किलोमीटर मेरे ख्याल से ट्रेवल करते हुए ये पहुंच ही जाएगा। आगे जल्दी ही इसके डिटेल्स नासा रेगुलर समय पे रिलीज करता रहेगा। नासा का जो पहला मार्स रोवर था उसका नाम था क्यूरोसिटी। ये एक दूसरे क्रेटर में भेजा था नासा ने 2012 में। जब क्यूरोसिटी को भेजा था तो बहुत प्रकार की इनोवेटिव डिसेंट टेक्नोलॉजी, डिसेंट मतलब कि ऑर्बिट से उतार के उसको मार्स की सरफेस तक पहुंचाना, बहुत सी डिसेंट टेक्नोलॉजीज को उस समय पे टेस्ट किया गया था और इनको परसिवरेंस में इंप्लीमेंट भी किया गया है। अगर आप बात करो जेज़ोरो क्रेटर की, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये जो 45 किलोमीटर वाइड जेज़ोरो क्रेटर है इसमें बहुत प्रकार की रॉक टाइप्स हैं, क्लेस हैं, कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, जो हमें मदद करेंगे ये जानने में कि लाइफ की बाइगॉन एग्जिस्टेंस कैसी थी। कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा है ये जेज़ोरो क्रेटर। ठीक है भाई। जनरल स्टडीज पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जनरल स्टडीज पेपर 3 में अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ स्पेस में ये न्यूज आपको काम आएगी। स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है ये न्यूज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया टू अपील अगेंस्ट केन एनर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड। केन एनर्जी और वेदांता वाला केस क्या है, अगर इसके बारे में आपको जानना है, मैं ऑलरेडी इस केस को 25 दिसंबर 2020 के द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में डिस्कस कर चुका हूं। तो आप 25 दिसंबर 2020 का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन पूरा देखने की जरूरत नहीं है। वहां रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस का जो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया है 5 से 7 मिनट में, केवल उतनी वीडियो फुटेज देख लीजिए जाके, आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। तो इस केन एनर्जी वाले आर्बिट्रेशन अवार्ड में सरकार पे इंडियन गवर्नमेंट को $1.2 बिलियन का हर्जाना भरने का जो अवार्ड दिया है ना इस ट्राइब्यूनल ने, इस ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपील फाइल करेंगे। तो केन एनर्जी पीएलसी ने ये जो अवार्ड जीत लिया था कि हाँ भाई भारत की सरकार $1.2 बिलियन देगी केन एनर्जी को गलत टैक्स लगाने के लिए,
इस अवार्ड के अगेंस्ट सरकार अपील करेगी और सरकार बोलेगी कि देखिए हमारे पास सोवरेन राइट्स है टैक्सेशन के, हमारी टेरिटरी में जो भी ट्रेड होगा उसके ऊपर टैक्स लगाने की ताकत हमारे पास है। बट एट द सेम टाइम सरकार ने बहुत सी पॉसिबिलिटीज खुली रखी हैं कि एग्जिस्टिंग इंडियन लॉज के अंदर अगर ये कंपनी कुछ मांडवली करना चाहती है, कुछ निगोशिएशंस करना चाहती है, कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहती है, तो हम मदद करेंगे। तो इंडिया का ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है, इस विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर इंडिया विलिंग है टैक्स डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। तो यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट तो इंडिया दे देगा, ठीक है, मतलब इंडिया ये कह रहा है कि अगर ये कंपनीज आके प्रिंसिपल अमाउंट भी दे देते हैं तो हम इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी को वेव ऑफ करने के लिए तैयार हैं। केन एनर्जी पीएलसी वाले ट्रांजैक्शंस 2006-7 में हुए थे। ये ट्रांजैक्शन ऑफशोर हो गया, मतलब इंडिया के बाहर हो गया, बट इन ट्रांजैक्शंस में उन चीजों को बेचा गया जो कि इंडिया की टैक्स बाउंड्रीज के अंदर है। तो ऑब्वियस सी बात है सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स मानेगी, और कैपिटल गेन्स टैक्स दिया नहीं तो वेदांता और केन एनर्जी की जो भी एसेट्स थे, जो भी टैक्स रिफंड था, उनको सरकार ने कब्जा लिया। इस केस के बारे में और जानना चाहते हैं तो जाके इस वीडियो को देखिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 4 में एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आज की आखिरी न्यूज, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, गवर्नमेंट प्लान्स ग्रीन हाइड्रोजन ऑक्शन। अब देखिए यहां पे बेसिकली सरकार की एक पॉलिसी, उस पॉलिसी को आपको समझना पड़ेगा। पहले ये पॉलिसी है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। इस पॉलिसी के थ्रू सरकार का एम क्या है? इस पॉलिसी के थ्रू सरकार का एम ये है कि हमको इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कम डिपेंडेंस रखना है। अब आप पूछोगे कि यार इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कम डिपेंडेंस क्यों रखना है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरीज है। इन सब इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन एज एन इनपुट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एज एन इनपुट इस्तेमाल किया जाता है। अब हाइड्रोजन हवा से तो एक्सट्रैक्ट करोगे नहीं आप, तो हाइड्रोजन के लिए हमें कहीं ना कहीं चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो आप समझिए बात को, नेचुरल गैस और अमोनिया, ठीक है भाई, अमोनिया होता है NH3, नेचुरल गैस होता है CH4। ये क्या है? नेचुरल गैस एक हाइड्रोकार्बन है, अमोनिया NH3 है। तो भाई फर्टिलाइजर, स्टील और ऑयल रिफाइनरीज में हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे देश में बहुत सारा नेचुरल गैस और अमोनिया इंपोर्ट किया जाता है, और इसके थ्रू पहले हाइड्रोजन बनाई जाती है और फिर इस हाइड्रोजन को फर्टिलाइजर, स्टील और ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। अब बेसिकली यहां पे यही बोला जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन जिसको बनाने के लिए हम नेचुरल गैस और अमोनिया को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक काम करते हैं, हम लोग अपने देश में डोमेस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, और ये डोमेस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के अंदर बनाई जा रही है। तो बेसिकली अगर आप नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन करते हो तो पहली बात तो आप फर्टिलाइजर और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली जो हाइड्रोजन है उसको देश के अंदर बना पाओगे, तो अमोनिया और नेचुरल गैस हमको देश के अंदर कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, हाइड्रोजन को एज अ सस्टेनेबल न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स डेवलप करने की कोशिश कर रही सरकार। तो आने वाले समय में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी डेफिशिएंट एरियाज में हाइड्रोजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना, पावर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना, यह सरकार का मिशन है अंडर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। तो अगर ये मिशन पूरा हो जाता है तो भाई हमें कोल की इनपुट भी कम हो जाएगा, हमें बाहर से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी कम मंगाना पड़ेगा, हमें बाहर से नेचुरल गैस और अमोनिया भी कम मंगाना पड़ेगा। बेसिकली यही यहां पे करने की बात की जा रही है, ठीक है ना भाई। तो यहां पे मिनिस्टर साहब ने साफ साफ स्टेटमेंट दिया है कि भाई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में, इन सब चीजों को बनाने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत होती है। हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको नेचुरल गैस और अमोनिया इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम डोमेस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इन सारी इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर, स्टील और ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ इस तरीके की कंडीशंस डाल सकती है सरकार कि आप अपनी 10% ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक ग्रीन हाइड्रोजन से पूरी करोगे। मतलब देश के अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन बन रही है उसको खरीदना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी तेजी से इंडिया में बढ़ती है तो इसके इस्तेमाल से हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस, अमोनिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये हमें नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए ग्राउंड लेवल पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेट रन पावर जनरेटर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज ऑलरेडी साइंड एन MOU विद सीमेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फॉर द कंपनीज नेशनल रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स एंड इट्स यूज इन ट्रांसपोर्टेशन। तो NTPC ने ऑलरेडी सीमेंस के साथ एक MOU साइन किया है ताकि रेन्यूएबल एनर्जी प्लांट से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रयोग किया जा सके। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है, मतलब प्लान किया गया है कि पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे टू रन 5 हाइड्रोजन सेल इलेक्ट्रिक बसेस एंड 5 कार्स इन दिल्ली।
तो भाई इलेक्ट्रिक बसेस और कार चला के सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आप हाइड्रोजन को लेके आ रहे हो, तो अगर हाइड्रोजन के बेसिस पे हम बसेस और कार चला पाते हैं तो भाई तेल की जरूरत ही नहीं है। और क्रूड ऑयल अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लगना कम हो गया तो हमारे क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कितना कम हो जाएगा। तो इससे दो चीजें होंगी, पहली बात तो हम अपने एनवायरमेंट को बचा पाएंगे, दूसरी बात हमें क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो अपनी लेबोरेटरीज में एनटीपीसी एक प्रोटोटाइप भी डिजाइन कर रहा है जिससे हार्ड सी वाटर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रयोग किया जाएगा हाइड्रो प्रोडक्शन में थ्रू फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो अलग अलग प्रकार से डोमेस्टिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है और उस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में लगाने की कोशिश की जा रही है। और इस हाइड्रोजन का प्रयोग ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और स्टील सेक्टर में भी होता है। तो हाइड्रोजन को एक होलिस्टिक प्रकार से मैनेजमेंट किया जा रहा है, किसके थ्रू? थ्रू नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। और अगर हम इतने मैसिव स्केल पे हाइड्रोजन को पैदा कर पाते हैं तो इस हाइड्रोजन को अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगा के इन्वायरमेंट को भी बचा पाएंगे, सस्टेनेबल तरीके से हम डेवलपमेंट भी कर पाएंगे, हमारी गाड़ियां भी चलती रहेंगी और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी पूरी होंगी। तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों, जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।